थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी राजेश सर, नेक्स्ट है अजीत ओझा। अजीत जी ऑन करें। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। अजीत जी, आपके फेस पे अंधेरा आ रहा है। हाँ सर, ठीक है अभी राजेश सर? हाँ जी सर, मैं करता हूँ स्टार्ट। ठीक है, शुरू करें सर। जी जी। अजीत ओझा जी। यस सर। दूसरा मौका। जी सर। अच्छा, साइंस सब्जेक्ट रहा है आपका, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, डिजास्टर मैनेजमेंट। यस सर। साइंस, कंप्यूटर और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन तीनों का आपस में अंतर संबंध बताइए आप। सर सुन नहीं पाया आपका सवाल। रिपीट करता हूं मैं। साइंस सब्जेक्ट रहा है आपके, साइंस मैथ्स रहा है, कंप्यूटर साइंस रहा है और डिजास्टर मैनेजमेंट। यस सर। इनको आपस में जोड़ के बताइए आप, क्या अंतर संबंध है तीनों। सर शुरुआत में मैंने 11th क्लास में ही साइंस मैथमेटिक्स लिया था, इंजीनियरिंग करने का उद्देश्य था सर मेरा। उसके बाद मैंने बीटेक किया सर कंप्यूटर साइंस से, जो कि कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के लिए साइंस जरूरी थी 11th-12th में। उसके बाद मैं मेट्रो में जॉब कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, और इसी दौरान सर मुझे जरूरत महसूस हुई कि डिजास्टर मैनेजमेंट में मेरे को डिग्री करनी चाहिए, क्योंकि जयपुर मेट्रो में जो डिजास्टर का जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है सर, वो जो टीम होती है उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ। तो मुझे लगा कि एक डिजास्टर में डिप्लोमा करना चाहिए, इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया 2016 में इग्नू से। ये तो आपकी सामान्य जानकारी है जो इसमें लिखी हुई है। मैं विषय के संदर्भ में पूछ रहा हूँ, तीनों विषय जो है इनमें अंतर संबंध क्या है वो पूछ रहा हूँ। लिंक करके बताइए तीनों को। जी सर। कंप्यूटर साइंस एक साइंस का ही पार्ट है सर, जो आज के डिजिटलाइजेशन के दौर में बहुत जरूरी हो गया है कंप्यूटर का नॉलेज। इस तरह से आपके वहाँ सुन पा रहे हैं सर? जी जी, आ रही है आप। हाँ सर। और जिस तरह के आजकल डिजास्टर आ रहे हैं और जिनको अपन कंट्रोल किया जा सकता है, आज की जो बेहतर टेक्नोलॉजी हैं जिनसे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, या डिजास्टर होने के बाद इनका मिटिगेशन किया जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है, इसका डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इन्हीं सब संदर्भ में एक टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा यूज है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं भूकंप आने वाला है, तो उसको डिजास्टर मैनेजमेंट को कंप्यूटर साइंस से क्या फर्क पड़ सकता है, क्या उसमें हेल्प ले सकते हैं हम? जी सर। सर कोई भी जैसे कि बड़ा डिजास्टर आता है, लाइक अर्थक्वेक आता है, तो इसके जो डाटाज है उनका एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे कि आजकल बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स है अपने पास, तो उनका एनालिसिस किया जा सकता है। और आने वाले समय में अगर बेहतर तरीके से सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से इस पर रिसर्च किया गया, तो इसका पूर्वानुमान भी काफी तक लगाया जा सकता है। जैसे कि साइक्लोन है, साइक्लोन के सेक्टर में काफी पहले पूर्वानुमान लग जाता है कि कहाँ पे साइक्लोन आ रहा है, और एक जो पूर्व चेतावनी है वो जारी हो जाती है सर इसमें। अच्छा, सुपर कंप्यूटर का नाम लिया है आपने, तो ये बताइए सुपर कंप्यूटर की जो चिप होती है किस पदार्थ से बनती है? सर ये तो बहुत सारी चिप्स होती हैं इसके अंदर, जो सिलिकॉन आई थिंक बनती है सर। सिलिकॉन तो नॉर्मल कंप्यूटर में यूज होता है। सॉरी सर, अभी तो मुझे पता नहीं है सर इस मामले में। चलिए ये बता दीजिए, विश्व का पहला कंप्यूटर कब और कहाँ बना था? जी सर, 1822 में शुरुआत हुई थी सर इसकी। कहाँ? और वो यूके में बना था आई थिंक। नाम कुछ? सर नाम तो आई थिंक मैं भूल गया सर, याद नहीं आ रहा सर अभी तो। भारत में बता दीजिए, भारत के संदर्भ। भारत में सर 1960 के आसपास से कंप्यूटर आना शुरू हो गए थे। नाम तो सर मुझे भारत वाले का भी नहीं पता ठीक तरह से। अच्छा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? जी सर, क्लाउड कंप्यूटिंग सर ऑनलाइन
सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, जैसे कि गूगल ड्राइव है सर, तो कोई भी ऐसे जैसे कोई सर्विस जो ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाती है सर, तो वो सर क्लाउड कंप्यूटिंग में आती है सर। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रशासन में क्या यूज ले सकते हैं? सर इसका काफी सारा यूज ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी डाटा है जिसमें इनपुट बहुत सारे लोग दे सकते हैं और उनको कई जगह दिखाया जा सकता है, उसको कई जगह एनालिसिस किया जा सकता है, और उसके अलावा सर उसके अलग अलग राइट्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं अधिकारी के, जो भी अधिकारी के जो पद सोपान है उसके आधार पर, और जो बेहतर डाटा एनालिसिस कराया जा आवाज सकता है कैसे कोई कट रही है? खंड का। अजीत जी आपकी आवाज कट रही है बार बार। आ रही है सर, क्लियर आ रही है। आपको आ रही है सर? जी सर, आपके मुझे नेटवर्क कट रही है। हाँ जी सर। प्रॉब्लम है। जी। जी, एक साइकी कंप्यूटर और पढ़ा है मैंने कहीं पे, साइकी कंप्यूटर, ये क्या होता है? सॉरी सर, ये इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, ओपन सोर्स तकनीक के बारे में बताएं कुछ। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी सर, मतलब जैसे कि जो फ्रीली अवेलेबल हो जाती है, आसानी से अवेलेबल हो जाती है, जिसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता नॉर्मली, जैसे कि गूगल की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ओपनली यूज की जा सकती हैं, तो वही इसमें होता है सर। अच्छा, ये बताइए आईपी एड्रेस क्या होता है? सर कोई भी कंप्यूटर जब किसी नेटवर्क से जुड़ता है तो एक पर्टिकुलर पहचान नंबर दिया जाता है, कि जिससे कि उसकी पहचान की जा सके कि इसका ये नाम है एक तरह से कंप्यूटर का। ये नॉर्मली 16 डिजिट का एक कोड होता है सर, तो एक कंप्यूटर की पहचान के लिए, ताकि किसी नेटवर्क में उसकी बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। अच्छा, और डीआरडीओ के बारे में पढ़ा है आपने कभी? जी सर। फुल फॉर्म बताइए डीआरडीओ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर, 1958 में बनाया गया था इसको। भारत के जो रक्षा क्षेत्र के अंदर जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना, जो डिफेंस सेक्टर में है, जो सेना में है या एयरफोर्स में है, इनके सेक्टर में ये रिसर्च करता है, और जो नई टेक्नोलॉजी हैं, जो नए हथियार हैं, जैसे कि मिसाइल्स हैं, इस तरह की चीजें बनाता है सर। अच्छा, कहाँ है इसका मुख्यालय डीआरडीओ का? सर डीआरडीओ का मुख्यालय बेंगलोर में है सर, बाकी इसके और कई सारी ब्रांचेज हैं, पर मुख्यालय बेंगलोर में है सर। अच्छा, आपने रक्षा क्षेत्र का नाम लिया है, रक्षा क्षेत्र में क्या इसने अभी तक प्रगति की? हालिया संदर्भ में बताइए। सर वैसे तो रक्षा क्षेत्र में जैसे काफी मिसाइल सिस्टम इन्होंने डेवलप किए हैं, भारत की अग्नि, त्रिशूल, आकाश, सभी तरह के जो मिसाइल सिस्टम बनाए हैं। और अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो सर जैसे कि मैं याद करना चाहूंगा सर एक बार, स्वाति राडार जैसे कि भी बनाया सर इन्होंने। जी। स्वाति राडार, हाँ। स्वाति राडार बनाया है अभी और हाल ही में, तो सर अभी यही याद आ रहा है मुझे। अच्छा, बाकी ड्रोन डीआरडीओ का रक्षा क्षेत्र के अलावा क्या प्रयास हो रहे हैं, इनमें क्या प्रगति हो रही है रक्षा क्षेत्र के अलावा, बताइए। रक्षा क्षेत्र के अलावा नैनो टेक्नोलॉजी में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। एग्रीकल्चर रिसर्च में भी इन्होंने काम किया है, जैविक खाद बनाने में भी इनका योगदान रहा है काफी। उसके अलावा सर नैनो टेक्नोलॉजी में इनका काफी योगदान है। एक दवा बनाई है अभी डीआरडीओ ने, यस कौन से सर। रोग की दवा बनाई है? मार्केट में आ चुकी है? सॉरी सर, अभी तो मुझे याद नहीं आ पा रहा है। अच्छा, आपकी हॉबी है बास्केटबॉल? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, सॉरी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में कोई 2-3 अंतर बताइए। सर वॉलीबॉल में तो जो बॉल है वो ऑलवेज ऊपर रहती है, ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड होते ही तो पॉइंट मिल जाता है। बास्केटबॉल में ग्राउंड हो सकती है बॉल, इसमें कोई इशू नहीं है सर। बास्केटबॉल में तो एक जो बास्केट होता है उसमें बॉल डालनी होती है, जबकि जो वॉलीबॉल में है उसमें जो अपोजिट टीम है उसके अंदर बॉल ग्राउंड होनी चाहिए, ये तो तभी पॉइंट मिलता है नॉर्मली। अच्छा, वॉलीबॉल की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? जी सर,
वॉलीबॉल की शुरुआत 1895 में यूएसए से हुई थी सर। विलियम जी मॉर्गन ने इसकी शुरुआत की थी सर, अमेरिका से। अच्छा, इसका जो नेट होता है यस सर। कितनी हाइट होती है उसकी? सर ये फीमेल और मेल दोनों के लिए अलग अलग होता है। मेल के मेल लिए की 2.43 मीटर जो हाइट होती है वो मेल के लिए होती है, और और पोल 2.24 जो हाइट। पोल जो होता है उसकी हाइट कितनी होती है? सर मैं सुन नहीं पाया ठीक तरह से आपका। नेट की आपने बता दी, पोल जो होते हैं दोनों, यस सर। उनकी हाइट कितनी होती है? सर जो पोल होता है वो केवल नेट को रोकने के लिए होता है, उसके पास में एक एंटीना लगा रहता है, वो 1.8 मीटर की हाइट का होता है सर। अच्छा, और ग्राउंड की डायमीटर कितना होता है लगभग? सर जो ग्राउंड होता है वो 9/18 का ग्राउंड होता है, जो 9/9 मीटर में 2 बार डिवाइड रहता है वो। अच्छा, 3 मीटर की अटैकिंग लाइन होती है एक। रूल्स बता पाएंगे कुछ विशेष रूल हो जो? बिल्कुल सर। जी, बताइए एक दो रूल्स। सर इसके अंदर 6 प्लेयर होते हैं एक तो टीम में सर, और इसमें अटैक लाइन होती है। 3 प्लेयर अटैक लाइन के पहले होते हैं और 3 प्लेयर अटैक लाइन के बाद में होते हैं सर। अच्छा, और? इसके अलावा सर अगर जो अटैक लाइन का प्लेयर है वो अटैक लाइन से ही बॉल को हिट कर सकता है, और जो बैक जोन का प्लेयर होता है वो बैक जोन से ही हिट करेगा, तभी पॉइंट माना जाएगा सामने वाली टीम के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा सर इसमें रोटेशन रूल्स भी चलता है। जब भी पॉइंट बनता है तो रोटेशन, जो क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें अपनाया जाता है। राजस्थान में अभी वॉलीबॉल की क्या, गेम की क्या स्थिति है? सर राजस्थान में वॉलीबॉल के अनिल चौधरी जी अभी यहाँ के अध्यक्ष हैं राजस्थान वॉलीबॉल संघ के, और रामोतार सिंह जी जाखड़ जो हैं वो महासचिव हैं। हाल ही में तो भी कोई टूर्नामेंट खेला नहीं गया है कोरोना की वजह से। बाकी इंडियन टीम में काफ़ी प्लेयर हैं राजस्थान के भी। कमलेश खटीक जी हैं, लवमीत कटारिया जी हैं। तो ये 2-3 प्लेयर हैं जो अभी करंट में भी इंडियन टीम में खेल रहे हैं। अभी लगभग साल भर से तो कोई मैच हो नहीं पाया था। अच्छा, ये G20 समिट जो हो रही है, जी सर। मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सर इस बार सऊदी अरबिया मेजबानी कर रहा था। अच्छा, सऊदी अरब की कैपिटल बता पाएंगे? जी सर, रियाद कैपिटल है सर सऊदी अरब की। अच्छा, सऊदी अरब और यूएई, जी इन सर, दोनों में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग देश हैं सर। सऊदी अरब के पड़ोसी हैं यूएई, यूनाइटेड यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, कितने अमीरात हैं फिर? यूनाइटेड क्यों टोटल कहते हैं? टोटल 7 है सर। अच्छा, नाम थोड़ी पता होगा 7 का। कुछ का पता सर, दुबई हैं, शारजा हैं, अबू धाबी हैं। चलिए ये बताइए, अभी जो G20 समिट हुई थी उसमें अमेरिका का प्रतिनिधित्व किसने किया? सर एग्जैक्ट मैं श्योर नहीं हूँ सर, मैं इस बारे में पढ़ नहीं पाया। आज ही न्यूज़पेपर में आया था ये, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया सर अभी तक। अच्छा, एक आरएएस ऑफिसर अभी रिटायरमेंट के बाद भी घूस लेते पकड़े गए हैं आज के न्यूज़पेपर में, जी सर। पढ़ा आपने? बाड़मेर के, हाँ बाड़मेर के थे सर आरएस अधिकारी थे रिटायर्ड, पेमाराम जी। तो उनको एसीबी ने ट्रैप किया सर। अच्छा, पेमाराम जी, इतना सम्मान आपके मन में है सर अभी एक भ्रष्ट ट्रैप अधिकारी किया है तो, जी? सर अभी ट्रैप किया है एसीबी ने, उसके बाद जो भी खुलासा होगा बाद में कि एग्जैक्ट क्या था मामला, अच्छा, तो अभी तो रिटायरमेंट के जी बाद लगाना कैसे बनता घूस था। ले सकते हैं? क्या मामला है ये? रिटायरमेंट के बाद घूस लिया है फिर पकड़ लिया है? शायद मैंने ठीक तरह से पढ़ा नहीं सर अभी तो, लेकिन शायद कोई पुराना मामला था जिसमें ये इन्वॉल्व थे। अच्छा, अभी राजस्थान सरकार द्वारा मास्क अनिवार्यता के लिए एक निर्णय लिया गया है, क्या है वो? जी सर, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है सर। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था इसके लिए, और अगर नहीं लगाया जाएगा तो 500 का फाइन लगाया जाएगा उसके ऊपर। अच्छा,
एक मंत्री, सॉरी, एक नेता है अमीन कागजी, जी सर। इन्होंने मास्क नहीं लगाया है और कुछ विवाद हो गया है। ये क्या विवाद है, आज की न्यूज़पेपर में बताएं। अमीन कागजी सर, अमीन कागजी सर, माननीय अमीन कागजी सर, सुन पा रहे हैं सर मेरे को? जी जी, आवाज आ रही है। ये किशन पोल से विधायक हैं जयपुर में, और यही सर ये कह रहे थे कि जो यातायात पुलिस है वही चालान काट सकती है बिना मास्क लगाए घूमने पर, लेकिन नॉर्मल पुलिस नहीं काट सकती, उनका ये कहना था। क्योंकि वहां पे नॉर्मल जो पुलिस डिपार्टमेंट था, जो पुलिस थाना के अधिकारी थे, वो चालान काट रहे थे, तो उसी बात को लेकर कोई विवाद था सर। चलिए ठीक है, एक तरफ सरकार मास्क अनिवार्य कर रही है और दूसरी तरफ विधायक मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो कैसा संदेश जाता होगा आम जनता? वैसे वो मास्क नहीं लगाने के पक्ष में नहीं थे सर, वो मास्क लगाने के ही पक्ष में थे, लेकिन शायद उस टाइम जो वीडियो आया था उसमें, या आपको फोटो आई थी उसमें, अंदर मास्क नहीं लगा रखा था। बाकी सभी विधायक मास्क के फेवर में हैं और लगाते ही हैं सर। चलिए, अंतिम प्रश्न, नाइट कर्फ्यू क्या होता है? तो नाइट कर्फ्यू जैसे कि रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। कुछ लोगों को छूट दी गई है, जैसे कि मेडिकल कर्मचारी हैं या कोई यात्री हैं, उनको छूट दी गई है। कल ही इसके ऑर्डर जारी हुए थे। नाइट कर्फ्यू के पीछे तर्क क्या है? रात को लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं। दिन में तो जो कार्य होते हैं, तो फिर एक तरह से लॉकडाउन की कंडीशन आ जाएगी अगर दिन में अगर कर्फ्यू लगाया जाएगा तो नाइट में दिन के कुछ घंटों में लगा सकते थे, जब पीक आवर्स रहते हैं लोगों के बाहर निकलने के। तो सर फिर वो एक लॉकडाउन की कंडीशन आ जाएगी, जो भी इस टाइम लगाना शायद सरकार को ठीक नहीं लगा। अच्छा, कितने जिलों में लगाया गया है नाइट कर्फ्यू? सर ये 7 शहरों में लगाया गया है। कंफर्म है 7? सर मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ा था, तो शायद 7 ही था सर। 8 जिले हैं, चलिए मैं नाम बता दीजिए। 8 जिलों, उन 8 जिलों का नाम बता दीजिए। सर 8 तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कौन से जिले हैं, लेकिन शायद जयपुर, जोधपुर, जो बड़े बड़े सिटीज है, शायद बीकानेर, उदयपुर, शायद वही होंगे। मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ सर। अच्छा, चलिए धन्यवाद जी। ललित सर। जी सर। जी सर। जी अजीत जी। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग अजीत जी। अच्छा, ये अजीत जी, इसमें अभी एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर चर्चा में आया था। जी सर। क्या है ये? जी सर, सीए के दौरान सर ये चर्चा में आया था काफी। इसमें जस्ट सर एक पॉपुलेशन रजिस्टर है जिसका समय समय पर अपडेशन होता रहता है, तो उसी के दौरान चर्चा में आया था सर, एनआरसी एनपीआर के टाइम पे, सीए के समय। तो नॉर्मल एक प्रोसेस है सर, जिसमें जो भी देश में निवास करते हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है सर। क्या इसमें विदेशी शामिल होते हैं? जो भी देश में सर निवास कर रहा है वो सब इसके अंदर शामिल होते हैं सर। ओके, तो अभी वापस एनपीआर का कार्य कब शुरू हो रहा है? सर शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हो नहीं पाया, शायद ये कोरोना की वजह से। जल्दी शुरू करेंगे सरकार। क्या जनगणना ही एनपीआर है क्या? सर जनगणना और एनपीआर को नहीं कह सकते। जनगणना अलग चीज है और एनपीआर अलग चीज है सर। क्या कोई संबंध है आपस में? वैसे संबंध तो यही है सर कि इसमें भी एक तरह से जो भारत के निवास करते हैं उनकी गणना की जाती है, उनके बारे में नोट किया जाता है कि ये भारत के निवासी हैं, मतलब यहाँ निवास करते हैं। और जो जनगणना है उसमें भी इसी तरह का डाटा गिना जाता है नॉर्मली। पर जो जनगणना होती है वो हर 10 साल में होती है, जो एनपीआर हर 10 साल में नहीं होता सर, ये कभी कभी होता है। ओके, अभी जो हाल ही में जनगणना होने वाली है 2021 में, ये कौन? इसमें 17वीं जनगणना होगी शायद, आई थिंक सर। और आजादी के बाद की? 8वीं जनगणना होगी सर। ठीक है। अच्छा, ये जनगणना जो की जाती है, या चलिए एनपीआर का बताइए, एनपीआर किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा ये अधिनियम है वो इसके लिए उत्तरदायी है?
सर इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। ओके, ये नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ा है आपने कभी? हाँ सर, जानकारी है थोड़ी। अच्छा, तो इसमें एक संशोधन भी हो चुका है, आप बता पाएंगे कब कब हुआ संशोधन? सर एक तो हाल ही में संशोधन किया गया है सर इसके अंदर, सीए के माध्यम से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना है अभी हाल ही में। इसमें संशोधन किया गया है कि सर जो 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके जो शरणार्थी आए हैं तो उनको 11 साल के बजाय 6 साल में ही नागरिकता दे दी जाएगी। ओके, तो यहाँ गैर मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया? यस सर, मुस्लिम क्या समुदाय कारण? को शामिल नहीं सर। उसके अंदर लिखा गया है कि जो 3 देश हैं उनमें जो अल्पसंख्यक हैं, जो कि क्योंकि इन तीनों देशों में जो मुस्लिम हैं वो मेजोरिटी में हैं, और इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक हैं वो गैर मुस्लिम हैं, तो उन्हीं को ही इसमें शामिल किया गया है सर। ओके, अच्छा आप बता सकते हैं समितियां क्या है, संसदीय समितियां? जी सर, संसदीय समितियां सर टोटल 24 संसदीय समितियां होती है सर। ओके, जिसमें से आई थिंक 16 शायद लोकसभा की हैं और 16 लोकसभा की हैं और 8 राज्यसभा की हैं सर। हाल ही में वेंकैया नायडू ने संसदीय समितियों पर एक चिंता व्यक्त की है, पढ़ा है आपने इसके बारे में? सर आज के न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ा था, जो संसदीय समिति ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बोला है। बाकी सर वेंकैया नायडू जी का बयान में भी जानकारी में नहीं है सर मेरे। कौन है वेंकैया नायडू? भारत के उपराष्ट्रपति हैं सर। अच्छा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? आर्टिकल 63 है सर, शायद 63 64 समथिंग। आप सही बोलते हुए भी शायद लगा देते हैं। सर काफी टाइम हो गया इनको पढ़े हुए, मतलब आर्टिकल 63 है सर। अच्छा, ये स्वराज पार्टी के बारे में, स्वराज पार्टी स्वतंत्रता सर बताइए। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनी थी। मोतीलाल जी नेहरू इसके महासचिव बने थे और अध्यक्ष थे इसके सर, अध्यक्ष थे इसके। ठीक है, अच्छा ये बनी क्यों थी? क्या हुआ था कि ये अलग से इन कांग्रेसी नेताओं को अलग से पार्टी बनानी पड़ी? जी सर ये इसलिए बनी थी क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे स्वराज पार्टी के नेता, और वो चाहते थे कि हमें चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव होने वाले थे उस समय। और जबकि जो कांग्रेस थी, स्पेशली महात्मा गांधी जी, वो नहीं चाहते थे कि इसमें पार्टिसिपेशन किया जाए चुनाव के अंदर। और स्वराज पार्टी कहती थी कि अगर अपन ने पार्टिसिपेशन नहीं किया तो केंद्रीय विधानसभा में वो लोग पहुंच जाएंगे जो कि अंग्रेजी सरकार के समर्थक होंगे। तो इसी के विरोध के स्वरूप अलग पार्टी बना ली थी। ओके, CR दास जी थे सर इसके अध्यक्ष। इसमें एक और कथन आता है, स्वराज संकट, स्वराज पार्टी में संकट। यस सर। क्या था ये? सर 1925 में CR दास जी का निधन हो गया था। 1925 में CR दास जी का निधन हो गया था। उसके बाद पार्टी का नेतृत्व तो बिखर सा गया था। उसके बाद नेतृत्व करने वाले कोई थे नहीं, इस वजह से एक संकट पैदा हो गया था स्वराज पार्टी के। अच्छा ये बताएं कि राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन बताइए। जैसे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी कौन है? जी सर, सर ये अजमेर से संबंधित थे। बाकी जन्म कहाँ हुआ? सॉरी सर, इनके बारे में तो। जमनालाल बजाज के बारे में बताइए। जी सर, जमनालाल बजाज सर, जो जमनालाल बजाज जी थे वो सर जयपुर प्रजामंडल संबंधित थे सर, और स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी के समर्थक थे, गांधी जी के साथी थे, और जयपुर प्रजामंडल में इन्होंने काफी योगदान दिया सर। डाबी हत्याकांड के बारे में बता पाएंगे? डाबी हत्याकांड। डाबी सर, डाबी
सर सुना हुआ पर ये भी रिकॉल नहीं हो पा रहा सर। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है कि बीजासन माता का मेला कहाँ पड़ता है? सॉरी सर। ठीक है जी, गौरव सर। गौरव सोनी सर। हाँ, आवाज आ रही है? गुड जी मॉर्निंग सर, वीडियो ऑन करें सर। हाँ। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो अच्छा रहा आपका इंटरव्यू, अच्छा चल रहा है। आपने ये नहीं बताया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। टोंक डिस्ट्रिक्ट से हैं? टोंक में Yes. प्रॉपर टोंक या आसपास कहीं? देवली उपखंड के सर हिसामपुर गांव से हूँ सर मैं। देवली के, ठीक है। हिसामपुर गांव से। अभी वर्तमान में कहाँ पोस्टेड हैं, क्या जॉब कर रहे हैं आप, कुछ कर रहे हैं? जी सर, मैं 8 साल से सर जयपुर मेट्रो में कार्य कर रहा हूँ सर, ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट पे सर। अच्छा, तो इसमें क्या ट्रेन के अंदर वर्क रहता है या स्टेशन पे रहता है? सर मैं कंट्रोल सेंटर में बैठता हूँ सर। ये कहाँ पर है इसका कंट्रोल सेंटर? मानसरोवर में है सर इसका कंट्रोल सेंटर, भृगु पथ पर। अच्छा, वहां पर है। तो ये जो मेट्रो ट्रेन चलती है, ये क्या एसी सप्लाई लेती है या डीसी सप्लाई लेती है? जी सर, ये 25 केवी एसी सप्लाई लेती है सर। एसी? यस सर। डीसी क्यों नहीं? सर इसके अंदर पावर का कंजप्शन बहुत ज्यादा है, तो डीसी फिजिबल नहीं है सर इसके अंदर। कैसे? सर इसके अंदर जैसे कि इंजीनियरिंग से है ना आप तो? जी सर। आप इंजीनियरिंग से हैं क्या? सर मैं ऑपरेशन में हूँ सर, यहाँ पे ट्रेन मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना। पहले इंजीनियरिंग किया है ना आपने? जी सर, मैंने इंजीनियरिंग किया सर, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस सर। कंप्यूटर साइंस से, तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आइडिया थोड़ा बहुत होगा शायद, या नहीं होगा? हाँ सर, मैं हाँ थोड़ा बहुत आइडिया मुझे, क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा है मेट्रो में। पूरी ट्रेन जो है एसी रहती है, उसके अलावा एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन बहुत फास्ट है सर इसके अंदर, तो इस वजह से इसमें एसी करंट यूज किया जाता है सर। अच्छा, मेट्रो में यात्रियों की कोविड से सुरक्षा के लिए क्या उपाय होने चाहिए और क्या हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे हैं? जी सर, यात्रियों के लिए काफी उपाय किए गए हैं सर इसके अंदर। 3-4 उपाय किए गए हैं जब से 23 सितंबर से ट्रेन चली है सर। इसमें पहला उपाय तो सर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है सर, हर पैसेंजर को मास्क लगाना अनिवार्य है। उसके अलावा दूसरा उपाय है सर इसके अंदर जो टेम्परेचर चेक होता है, कोई भी बाहर से पैसेंजर आता है तो अगर टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है तो यात्रा नहीं करने दी जाती। उसके अलावा सर जो ट्रेन में बैठने की जो सुविधा है सीट्स में, तो उसको भी अल्टरनेट कर दिया गया है, एक सीट छोड़ के एक ट्रेन में बैठेंगे। और सर जो एंट्रीज होती हैं स्टेशन पर, उसको भी केवल एक एंट्री को ओपन रखा गया है और बाकी सारी जो एंट्रीज हैं वो एग्जिट के तौर पर काम में ली जा रही है सर। अच्छा, और क्या उपाय आपकी तरफ से होने चाहिए, आप सोचते हैं कि ये और होना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं अभी? सर मुझे लगता है अब कि सर्दी के दिन आ चुके हैं, तो जो ट्रेन का जो एसी है उसको मुझे लगता है बंद कर दिया जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो इसमें एक क्लोज साइकिल बनता है सर, इसमें क्लोज साइकिल बनता है जिसकी वजह से कोरोना फैलने का चांस ज्यादा रहता है सर। अच्छा, बीसलपुर बांध की क्षमता के बारे में कुछ बताइए। जी सर, बीसलपुर बांध की क्षमता जो है 38.7 टीएमसी है सर, जिसमें से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि जो 16 टीएमसी हैं वो यूज किया जाता है पेयजल के लिए, और जो 8 टीएमसी हैं वो यूज किया जाता है सिंचाई के लिए। और अभी करंट में टीएमसी क्या होता है? ट्रिलियन पर मिलियन सर, नहीं, ट्रिलियन पर क्यूबिक मिलियन। पर क्यूबिक मिलियन? आर यू श्योर? यस सर। ट्रिलियन मिलियन इन क्यूबिक, मैं एग्जैक्ट बोल नहीं पा रहा हूँ सर इसको। ट्रिलियन मिलियन इन क्यूबिक समथिंग कुछ। समथिंग क्या? फीट या लीटर या गैलन या क्या? सर मैं अच्छा, इस टाइम बता नहीं पा रहा हूँ ये। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने बिशनपुर की डैम की हाइट पढ़ी होगी कहीं, अखबार में कई बार आता है, इतने हाइट तक पानी आ गया। कितने बताते हैं, कितना है वो?
मैक्सिमम सर 315.5 मीटर तक पानी आता है सर इसके अंदर। मीटर या RL मीटर? जी सर। एक RL मीटर शब्द चलता है वहाँ, आप तो वहीं के रहने वाले हैं, आपको तो ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। यस सर, यस सर। है ना? तो 800 मीटर यानी कि लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा बांध है क्या वो? कितने, सर ये समुद्र 315 तल बता से, रहे हैं आप? सी लेवल से सर इसकी, हाँ, सी लेवल से सर इसकी हाइट देखी जाती है सर। तो 315.5 जो है वो इसकी मैक्सिमम भराव क्षमता है सर। वैसे 303 302 से इसका शुरू होता है सर, इसका जो भरना तो होता है। मतलब 302 मीटर तक वो भरता ही नहीं है, खाली वो रहता खाली है। रहता है, मतलब हाँ, मतलब जो सी लेवल है उससे इसकी हाइट देखी जाती है सर। भारत का सी लेवल कहाँ से नापा जाता है? सर सभी जगह का सी लेवल नॉर्मल, सभी जगह सेम है सर सी लेवल तो। नहीं, सी लेवल में अंतर है। सी लेवल में अंतर होता है। कलकत्ता का सी लेवल अलग होगा, मुंबई का अलग होगा, चेन्नई का अलग होगा। नहीं वो बिल्कुल सर, वो अलग अलग होता है, लेकिन जो जो सी का ये लेवल है आप वो मेरे सभी से जगह अलग सेम। बता दिया है कि नहीं होता? आप कंफ्यूज हैं शायद। आप एक मतलब दृढ़ सर जो, धारणा बताइए कि क्या सी लेवल सब जगह एक होता है या नहीं होता? सर सी लेवल का मतलब है कि जो समुद्र से ऊंचाई मापी जाती है, समुद्र की जो लेवल है उससे ऊंचाई मापी जाती है। हाँ, तो कहाँ से सभी मापी जगह। जाती है? भारत में कहाँ है? इसका कोई मानक बना रखा है? सर वो मुझे याद नहीं है सर ये तो। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सी लेवल हर जगह सेम नहीं होता है, ऊंचा नीचा होता रहता है। भारत का जो समुद्री मानक समुद्री स्तर है वो चेन्नई के तट से मापा जाता है। ठीक है? अच्छा सर। हाँ, जी सर। आपको ध्यान होगा कि जैसे, आपको ध्यान है कि अमेरिका के पूर्व में और पश्चिम में दोनों में अलग अलग समुद्र है, अलग अलग महासागर है। कौन कौन से बता सकते हैं? जी सर, अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक सागर है, हम्म। और जो पश्चिम में है वो प्रशांत महासागर है सर, पैसिफिक ओशन है। अच्छा, पश्चिम में वो है, तो क्या इन दोनों को जोड़ा गया है अभी? जी सर, ये कुछ पनामा नहर से जुड़े हुए हैं सर। पनामा नहर से जुड़े हैं। इसी प्रकार की एक और बड़ी नहर कहाँ पर है? स्वेज नहर है सर एक। वो कहाँ से कहाँ जोड़ती है? सर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सर। भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो क्या जैसे पनामा नहर है उसका लेवल एक जैसा है दोनों तरफ, पूर्व में और पश्चिम में? जी नहीं सर, उसमें लिफ्ट सिस्टम यूज किया गया है पनामा नहर में। हाँ हाँ वो लिफ्ट के माध्यम से ही मूवमेंट करवाया जाता है सर उसके अंदर। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का समुद्र का स्तर ऊंचा नीचा है, अलग अलग है। यही हुआ ना? सर मेरा मानना ये नहीं है सर, मैं मतलब समुद्र लेवल में तो एक ही मानता था अब तक। इसमें हाँ, सिर्फ वो मूवमेंट करवाने के हिसाब से वो उन्होंने ऐसा कर रखा है सर कुछ। मूवमेंट कराने के लिए लिफ्ट का क्या यूज है? सर मैं एग्जैक्ट तो इसके बारे में इतना अच्छा, कोई जानकारी बात नहीं है मेरे को। नहीं। एक लिफ्ट का यूज तभी होता है जब एक लेवल ऊंचा होता है। जैसे एक ऊपर के फ्लोर पे जाना है किसी व्यक्ति को, यहाँ से ऊपर जाना है, एक लेवल ऊपर जाना है, तो लिफ्ट का प्रयोग हुआ। इसी तरह से जब इस समुद्र का लेवल नीचे और उधर का समुद्र ऊंचा है, इसलिए जी जहाज सर। को इधर से उधर ले जाने के लिए लिफ्ट में रख के और ऊपर ले जाना पड़ता है। वो लिफ्ट सिस्टम जी सर। अलग टेक्नोलॉजी, उस पर कभी बाद में बात करेंगे, आप पढ़ना इसके बारे में। जी तो सर, भारत का बिल्कुल सर। समुद्र स्तर चेन्नई से नापा जाता है। ठीक है? जी सर। जी सर। तो जो आपके टोंक में जो समुद्री जो है क्या बोलते हैं, मानक समुद्री स्तर से कितना ऊंचा है, क्या आप बता सकते हैं क्या? सर जो टोंक शहर है वो 315 के आसपास है सर। एग्जैक्ट तो मैं आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन 315 316 मीटर आपने के कहाँ पे आसपास। पढ़ा 315? कहाँ देखा? सर जो मेरा गांव है शामपुर, वो जो उसका जो लेवल है वो 316 मीटर है, इसलिए मैं ये अनुमान कहाँ लगा रहा था सर। गाँव में लिखा हुआ है क्या आपके? सर वो जब बिशनपुर के लिए सर्वे चलता है कभी कभी बीच बीच में, तो वो चेक करते हैं एक बार, तो अच्छा, उसी ठीक। टाइम जानकारी हुई थी सर। सामान्यतः रेलवे स्टेशनों के ऊपर लिखा होता है, रेलवे स्टेशन के बोर्ड पे। तो जी टोंक बिल्कुल में सर। रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? सर टोंक में निवाई में है सर रेलवे स्टेशन। निवाई में है। टोंक डिस्ट्रिक्ट में रेल नहीं है? टोंक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सिर्फ हेडक्वार्टर, निवाई में है सर रेल। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं ना? राजस्थान जी में ऐसे बिल्कुल कितने सर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं जहाँ ट्रेन नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है? 3 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आई थिंक सर जहाँ पे रेल नहीं है सर। आर श्योर? सर मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन अभी याद नहीं पा रहा हूँ मैं, 3 या 4 ऐसे कुछ हैं सर। अच्छा, एक रेल बाबा नाम से प्रसिद्ध हुए टोंक के कोई, रेल बाबा?
सर नहीं है, जानकारी में नहीं है सर। क्या में नहीं है, थोड़ा टाइम हो गया, लगभग 10 साल पुरानी बात होगी, 10-15 साल पुरानी। उन्होंने रेल के लिए आंदोलन किया, टोंक में रेल लाने के लिए, यस सर। लेकिन रेल आ नहीं पाई। काफी लंबे टाइम से आंदोलन चलते रहते हैं सर हमारे टोंक में, रेल लाने के लिए हमेशा से। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, आपके वहाँ क्या है तो। अच्छा, अंबिका नगर के बारे में कुछ बताइए। सॉरी सर, अंबिका नगर। अच्छा, शब्द आता है टोंक रूब, सुना है आपने? सॉरी सर रिपीट कीजिएगा सर एक बार। टोंक रूबात, रूबात, RUBAT, नहीं सुना? सॉरी सर। अच्छा, सॉरी सर। राजस्थान में मुस्लिम शासक कहाँ कहाँ हुए हैं? सर राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम शासक जो हुए हैं, मतलब जो रियासत थी वो टोंक की थी। 1817 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था इसको, ये पहली रियासत थी। अच्छा, तो वहाँ के शासक क्या कहलाते थे? नवाब कहलाते थे सर। पहले जो नवाब थे वो अमीर खां पिटारी जी थे। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा नवाब कहाँ के फेमस है इंडिया में? लखनऊ के नवाब फेमस है सर। लखनऊ और टोंक का कोई रिश्ता है? सर लखनऊ को भी नवाबों की नगरी कहते हैं, टोंक को भी नवाबों की नगरी कहते हैं। उसके एक, अलावा जो चार बेद शैली है हाँ, वो भी अच्छा, लखनऊ में भी काफी फेमस है। एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हुए हैं जो नवाब कहलाते हैं, जी सर। कौन? नवाब पटौदी जी थे सर, कैप्टन थे इंडिया के, एक्स कैप्टन। हम्म, तो पटौदी के थे वो, ये जो कहाँ सैफ है अली खान जी पटौदी? हैं। पटौदी कहाँ है? सर ये हरियाणा में है, दिल्ली से पहले आता है। अच्छा, और उनके उस परिवार में और भी कोई प्रसिद्ध शख्सियत है? जी सर, कौन सैफ है? अली खान है उनके बेटे। अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, आप जानते हैं। अच्छा, और वनस्थली के बारे में कुछ बताइए। जी सर, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना सर 1935 में, हम्म, 1935 में की गई थी रत्ना शास्त्री जी द्वारा। हाँ, और शुरू में इसका जो नाम था सर शांताबाई शिक्षा कुटीर था। फिर हम्म, 1943 में इसका नाम बदल के वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया। और अभी हाल ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है लड़कियों के लिए, और ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए। कितने जो है स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, कैपेसिटी लगभग? अभी इस टाइम सर करंट में लगभग 1700 स्टूडेंट है सर इसमें। 1700 स्टूडेंट है। वहाँ पे यस सर। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे सामान्य यूनिवर्सिटी से अलग करती है? जी सर, सर ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो गर्ल्स हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे 5 तरह की शिक्षा दी जाती है। इसमें हाँ, मोरल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मेंटल एंड एस्थेटिक, 5 तरह की पंचमुखी शिक्षा दी जाती है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। वहाँ कोई FM रेडियो भी चलता है बताते हैं? जी सर बिल्कुल। कौन सा है? सर वो मैंने कभी सुना नहीं, वो हमारे वहां तक रेंज आती नहीं है उसकी, पर फिर भी कम्युनिटी रेडियो के बारे में कुछ आइडिया आपको? सर ये पता है कि वहाँ FM रेडियो चला, वहां से संचालन होता है कोई लेकिन। बात नहीं, आप बताइए, FM रेडियो का बैंड कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक का होता है? जी सर, 88 हर्ट्ज से लेकर 105 तक होता है सर। नहीं 106 तक, 106 तक। नहीं, चेक कीजिएगा एक बार, है ना, स्पेक्ट्रम। अच्छा, जी ये सर। 5G टेक्नोलॉजी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G? सर 4G का अपग्रेडेशन वर्जन है जो बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड प्रोवाइड करवाता है। वो तो कोई भी जो बता पैकेट देगा, टेक्निकल जो व्यक्ति से अपेक्षा नहीं है कि वो ऐसे बतावे। अपग्रेड ये तो सभी को पता है, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, है ना? आप जी सर। तकनीक बताइए क्या डिफरेंस है? सर इसमें जो पैकेट ट्रांसफर है वो काफी फास्ट होता है सर। ये भी कोई भी बता देगा, और अलग बात बताइए जो टेक्निकल लैंग्वेज में हो। सिर्फ एक आर्ट्स का विद्यार्थी बता देगा कि 4G जो है वो 4G से बढ़िया 5G है, तीव्र है, अत्याधुनिक है, ऐसे शब्दों का आडंबर नहीं। सर अभी तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ ये। नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप मुझे इतना सा बताइए कि देवली के आसपास कौन कौन से नेशनल हाईवेज गुजरते हैं? जी सर, हम्म, एक तो देवली से सर नेशनल हाईवे 12 गुजरता है सर, जो हम्म, जयपुर से जबलपुर है, हम्म, जिसका नया नंबर NH 52 हो गया है, 52 हो गया है।
ठीक है। उसके अलावा स्टेट हाईवे गुजरता है सर, स्टेट हाईवे 26 जो देवली से नसीराबाद तक जाता है सर। अच्छा, ठीक है। और सर देवली से तो यही 2 गुजरते हैं सर। एक वहां पे आवा आवा नाम से एक गांव है पास में आपके, जी सर। वहां का क्या प्रसिद्ध है? सर वहाँ से पहले मिनिस्टर थे सर प्रभुलाल जी सैनी, वो वहीं के थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राजस्थान सरकार में। और क्या प्रसिद्ध है उसके आसपास? वो याद नहीं आ पा रहा सर अभी। अच्छा, ये शिवाड़ किस लिए प्रसिद्ध है? जी सर, वहाँ घुमेश्वर महादेव का मंदिर है सर शिवाड़ में, महाशिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है। अच्छा, और क्या है उसकी विशेषता? वहाँ पे एक आर्टिफिशियल पहाड़ी का जैसा बनाया हुआ है। क्या ज्योतिर्लिंग है वो? ज्योतिर्लिंग ऐसा मानते हैं सर, ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे, ऐसा मानते हैं। ठीक है। और एक बात बताइए, इंडिया में अभी कितने शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है? अभी इस समय 13 शहर में मेट्रो रन कर रही है सर, और जो पूरा मेट्रो है वो जस्ट अभी 2-3 महीनों में शायद चलने वाली है, और लगभग 15 सिटीज में काम चल रहा है मेट्रो का। तो बेंगलोर की मेट्रो को कुछ नाम दिया गया है? जी सर। क्या नाम है? नम्मा मेट्रो। नम्मा मेट्रो। तो जयपुर वाले मेट्रो का भी कुछ नामकरण हुआ है क्या? जी नहीं सर, जयपुर मेट्रो ही बोला जाता है। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है आपके जो जयपुर मेट्रो है इसकी? जो ट्रैक की लंबाई सर 12 किलोमीटर की है मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक, जिसमें से 9.5 किलोमीटर तो सर एलिवेटेड है और 2.5 अंडरग्राउंड है सर। बड़ी चौपड़ से चांदपोल तक का किराया कितना है मेट्रो का? 6 रुपए सर, 6 रुपीज। आप श्योर है इस बारे में? जी बिल्कुल सर। इसका मिनिमम किराया कितना है? 6 रुपए सर, 6 और रुपए। मैक्सिमम? 22 रुपीज। 22 रुपीज। ठीक है। तो ठीक है, वर्तमान में आपने जो बताया आपकी पोस्टिंग मेट्रो में है और जो आपका क्षेत्र है उसके बारे में आपने अच्छे से बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं, कुछ आप अपना जीके को, और जीके ठीक है। मैंने एक चीज आपकी देखी है, आप रिपीटेशन काफी करते हैं, एक तो स्लो, लैक ऑफ एनर्जी जिसे कहेंगे। कहीं आप बीमार वगैरह तो नहीं रहे हैं इन दिनों बीच में? नहीं सर, वो लंबा टाइम हो गया, 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, इसलिए थोड़ा थक सा गया मैं। आरपीएससी में आपको 5 घंटे भी इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है जी आपकी बिल्कुल सर। दोपहर वाली शिफ्ट में हो सकता है आप खाना खाओ और वो कहें कि अभी तक तो पैनल नहीं बना, अभी नेक्स्ट पैनल अब बनेगा, अभी आ रहे हैं अधिकारीगण, आ रहे हैं, पैनल बना रहे हैं, है ना। 3 बजे तक शुरू होते हैं, बुला लेते हैं आपको 12 बजे, 11 बजे या 10 बजे भी आप हो सकता है जाके बैठ जाओ, ठीक है ना। जी सर। तो आपका इंतजार हुआ तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे करना पड़ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर जी थक बिल्कुल जाओगे, ऐसे हार मान जाओगे तो, और ये तो कह ली इंटरव्यू की बात है, जब जॉब में आ जाओगे तो और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ जाएगा। मंत्री जी का आपको हो सकता है मैसेज आ जाए कि सुबह पहुंच रहे हैं 8 बजे, आप जाके 6 बजे रिसीविंग में खड़े हो जाओ, पता चले दोपहर 11 बजे तक तो जयपुर से ही रवाना नहीं हुए, अब होंगे, यानी कि 3 बजे तक पहुंचेंगे, आपको 3 बजे तक वेट करना पड़ सकता है, सुबह 6 बजे के गए हुए। इट्स नॉट ए बिग डील, प्रशासन में ये सब होता है ना, देर रात को जी जाना, बिल्कुल सर। तक टिके रहना। बिल्कुल सर। तो आप अगर किसी से हार मान जाएंगे, ये जवाब सही नहीं है आपका। लैक ऑफ एनर्जी है तो कुछ आप देख लीजिएगा, या तो खाना वाना जो भी ग्लूकोन डी पी के जाइएगा, कहीं ना कहीं लैक ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है। उसके बावजूद भी रिपीटेशन बहुत है। जैसे आपने मास्क का एक सवाल था, सर ने पूछा था, तो आपने बताया कि मास्क पहनते हैं, फिर वापस अपनी तरफ से एक लाइन और जोड़ी, सभी लोग मास्क पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। जब वो चीज पहले आ चुकी है तो उसको वापस दूसरी बार क्यों बोलते हैं? ठीक है, मैं समीक्षा कर रहा हूँ, इंटरव्यू पूरा हो चुका है। जी सर बिल्कुल। और सटीक बोलना सीखिए आप। आपकी जब शुरुआत ही, आपकी जब इंटरव्यू की शुरू हुई थी, जैसे सर ने एक सवाल पूछा था आपके टॉपिक्स और विषयों के अंतर संबद्धता के बारे में, ठीक है ना, तो आपने उसके ऊपर नहीं जाकर के आप अपनी जो है अपनी नई रामायण गाथा गाने लग गए। आप, मैंने ये किया, मैं ऐसे गया, मैंने ये पढ़ाई करी, तो बात ही घूम गई पूरी, आप विषय से बिल्कुल भटक गए। मतलब तो जो आपसे पूछा जा रहा है उसको भूल के आपने बिल्कुल नई चीज खोल डाली, तो ये तो आपसे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की जाती कि आप इस तरह से भटकेंगे, है ना।
जी सर, क्या हो जी गया? बिल्कुल सर वो मोबाइल गिर गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मेरा ये कहना है कि आपकी नॉलेज अच्छी है, शांत यस सर, चित्त आपका व्यक्तित्व है ना, कॉन्फिडेंस झलकता है, इससे लगता है कि आप रिलैक्स्ड हैं, लेकिन अति रिलैक्स होना भी घातक है। जैसे आपके पूर्व में जो प्रतिभागी आए थे वो अति कॉन्फिडेंट, दोनों ही चीजें हानिकारक है। कभी भी अतिशयता नहीं होनी चाहिए, मध्यम मार्ग का जो है ना अनुसरण करना है, ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना है, ना बहुत ज्यादा लैक ऑफ एनर्जी होना है, और रिपीटेशन तो बिल्कुल ना करें। आपके साथ समस्या ये है, बाकी ऑल ओवर आपका अच्छा है। आपको शुभकामनाएं, थैंक यू आगे सर। भी जाइएगा। और शर्ट आपकी अच्छी पहनी है आपने, जी सर, थैंक यू सर। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिपीटेशन से बचिएगा और थोड़ा सा एनर्जेटिक। जी सर बिल्कुल। बाकी शेष आप जानकारी चाहें तो समीक्षा सर बता देंगे। ललित सर। जी राजेश सर। जी सर। सर कंप्यूटर फील्ड से हैं, पर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज बढ़ाइए अपना। सही तो लंबा टाइम हो गया थोड़ा, तो बिल्कुल सर। और फर्स्ट कंप्यूटर कहाँ बना, भारत का कहाँ कौन सा था, सुपर कंप्यूटर की चिप किस पदार्थ से बनती है, ठीक है। जी कुछ बिल्कुल सर। क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। और जी DRDO बिल्कुल सर। में आपको ज्यादा नहीं बता पाए कौन कौन सी उन्होंने प्रौद्योगिकी अभी विकसित की है, ठीक है। तो ये कुछ जी सर। जानकारी है, बाकी ये नॉलेज है आपको, काफी अच्छा नॉलेज, ठीक है। तो कुछ सुधार जी करेंगे सर। तो और अच्छा होगा आपके लिए। शुभकामनाएं। जी सर। जी सर बिल्कुल। जी अजीत जी, थैंक यू सर। ओवरऑल बढ़िया है जो सर ने सर। पर ध्यान दें। और एक तो पॉलिटी को थोड़ा बढ़िया तैयार जी करें। सर। जो करंट रिलेटेड मुद्दे हैं उनके भी अनुच्छेद आप नहीं बता पा रहे, तो उनके और अनुच्छेद बताते हैं तो उनके बीच में कहीं ना कहीं शायद शब्द डाल देते हैं, तो परफेक्टली जी सर, मैं बिल्कुल चेक करूंगा। है ना, इनको परफेक्शन लाइए थोड़ा। इतिहास में आपके बिल्कुल सर बिल्कुल। कुछ आप नहीं दे पाए, तो इतिहास को थोड़ा आप जी सर। इंडिया और राजस्थान जीके में भी ठीक ठाक रहा है, तो मैं सुधार करूंगा सर बिल्कुल। जो नॉलेज पार्ट है उसको बढ़िया तैयार करिए। बाकी जी बिल्कुल सर। पर्सनालिटी आपकी काफी अच्छी है, आप एक एटीट्यूड झलकता है आरएस वाला, बस एक जी बिल्कुल। नॉलेज पार्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।